Hello everyone. I hope this message finds you fit and fine. My name is शशांक त्यागी. Welcome to Geopolitics Simplified. और आज हमें बात करनी है इंडिया म्यांमार रिलेशंस पर. म्यांमार इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है. जस्ट टेक अ लुक व्हाट इट्स लोकेशन. लैंड से इंडिया का बॉर्डर है, सी से भी इंडिया एंड म्यांमार शेयर बॉर्डर. नॉर्थ ईस्ट एरिया में इंसर्जेंसी के इशू को हैंडल करने के लिए म्यांमारीज आर्मी एंड इंडियन आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन भी किए, सक्सेसफुल वंस. तो यानी कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी के लिए म्यांमार इज इंपॉर्टेंट. नॉर्थ ईस्ट में प्रॉस्पेरिटी के लिए इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रेड लिंक. इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट बिकॉज म्यांमार इज लाइक डोर फ्रॉम इंडिया साइड टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया, राइट. तो यानी कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन म्यांमार इज बीइंग रूल्ड बाय मिलिट्री. यहां तो मिलिट्री का शासन है. जो लोकतंत्र यानी कि चुनाव के बाद जो सरकार चुनी गई उसको तो उखाड़ कर फेंक दिया गया. मैनी लीडर्स, डेमोक्रेटिक लीडर्स आर अंडर हाउस अरेस्ट. लेकिन इंडिया अपने आप में डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है वर्ल्ड में. तो मुझे बताइए, अगर दो पड़ोसी हैं और दोनों के तौर तरीके, विचार बिल्कुल अलग हैं, तो क्या इससे उनके संबंधों पर फर्क पड़ता होगा कि नहीं? टेक योर एग्जाम्पल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर नेबर. तो अगर उनके तौर तरीके, रहना सहना बिल्कुल अलग है, डू यू थिंक इट विल इम्पैक्ट योर रिलेशन? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा. बिकॉज अगर लाइक माइंडेड नेचर होता है, यानी कि वहां पर भी डेमोक्रेसी होती, वहां पर भी ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड किया जाता, वहां पर भी एट्रोसिटीज के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन लेती, तो शायद रिलेशन और ज्यादा बेहतर होते. लेकिन माय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की. आपके पर्सनल रिलेशंस के जो रूल हैं वो पूरी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लागू नहीं होते. तो इसी को जानने के लिए हमें समझना होगा कि इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस को दो वर्डों से समझाया जा सकता है. तो टू वर्ड्स, वन कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड सेकंड लेयर्ड प्रेजेंट. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री में हमें समझना होगा कि इंडिया और म्यांमार का कॉमन कोई लिंक है क्या. कहानी की तरीके से हम समझेंगे, टेंशन मत लीजिए. और उसके बाद समझेंगे लेयर्ड प्रेजेंट, यानी कि आज जो हमारे संबंध हैं उसमें किस तरह की सतहें हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले म्यांमार के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए. जैसे इंडिया साउथ एशियन नेशन है, हम साउथ एशिया का पार्ट हैं. और अगर म्यांमार की बात करें तो उसको साउथ ईस्ट एशिया में काउंट किया जाता है. तो जो लोग इन टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो हैव अ लुक ओवर दिस मैप. ये हमने एशिया को डिवाइड किया है डिफरेंट सेक्शंस. आपका यहां पर है रशिया, और रशिया के कुछ पार्ट को हम यूरोप में काउंट करते हैं और कुछ पार्ट को एशिया में. क्योंकि ये एशिया के नॉर्थ में है तो इस वजह से इसको हम कहते हैं नॉर्थ एशिया. ओके. ये जो चाइना है, इधर आपका कोरिया है, जापान हो गया, इसको हम कहते हैं ईस्ट एशिया, क्योंकि ये एशिया के ईस्ट में है. यहां पर आप देखते हैं वेस्ट एशिया, क्योंकि ये एशिया के वेस्ट में है. और इधर आपका सेंट्रल एशिया, जहां पर आप कजाकिस्तान को देखते हैं. और ये हो गया हमारा साउथ एशिया, ओके, जिसमें आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, इन सबको देखते हैं. और इधर हो गया साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर हम म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इन नेशंस को देखते हैं. ठीक है. एक और इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिएगा, वैसे वो टॉपिक से अलग है. वेस्ट एशिया को ही मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है. कौन कहता है? जनरली जो आपके वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस होते हैं, पश्चिमी देश होते हैं, जैसे यूएस, ब्रिटेन, तो उनके अगर उनकी डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये पूरा एरिया ईस्ट है, राइट. ये पूरा एरिया ईस्ट है और ईस्ट के मिडिल में पड़ता है ये मिडिल ईस्ट. तो इस वजह से इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं. गल्फ रीजन, जहां पे आपका सऊदी अरब, इराक, दीज नेशंस कम. ओके. सो आई होप इट इज क्लियर. अपार्ट फ्रॉम दिस, बॉर्डर एरिया है म्यांमार के साथ हमारा. नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बताया अभी आपको. इसके बाद नेबरिंग नेशंस की बात करें म्यांमार की, तो देखिए इंडिया, चाइना. अब चाइना इसका नेबर है और इसी वजह से हमारे रिलेशन में एक ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि कई बार म्यांमारीज आर्मी जो कि अभी रूल कर रही है, it actually sit into the lap of Chinese government.
इसका मतलब ये है कि वो चाइना के साथ अपनी करीबियां बढ़ाने लगते हैं, और जैसी चाइना के साथ करीबियां बढ़ाएंगे तो इंडिया के लिए इनसिक्योरिटी बन जाती है। बांग्लादेश, लाओस एंड थाईलैंड, जानेंगे इन सब की स्टोरी को अभी। पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 80% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, और जाहिर सी बात है बुद्धिस्ट होने का मतलब है कि इंडिया और म्यांमार में एक रिलीजियस लिंक है। गवर्नमेंट यूनिटरी फॉर्म है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी ऑफ पावर है। लेस पॉपुलेशन है, मींस डेंसिटी कम है। अगर इसके एरिया को कंपेयर करें बांग्लादेश के एरिया से तो देखिए यहाँ पर अराउंड 5 करोड़ पॉपुलेशन है, बांग्लादेश इससे छोटा है, अराउंड 16 करोड़ पॉपुलेशन। अगर इन्वेजन्स की बात करें हिस्ट्री की तो म्यांमार, दिस एरिया हैज बीन इन्वेडेड बाय मंगोल्स, पोर्चुगल्स, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड जापान। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इंडिया एंड म्यांमार में एक रिलीजन का लिंक है, और उसमें भी कौन सा? बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिस्ट फैक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट थेरवाड़ा विच बिकेम पॉपुलर इन साउथ इंडिया। तो यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में इस वाले एस्पेक्ट को यूज किया जा सकता है, यानी कि संबंध, क्योंकि यू कैन से द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध इज इंडिया, तो यानी कि इस बेसिस पर रिलेशन को बेटर करा जा सकता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम रिलीजन को अपनी फॉरेन पॉलिसी का, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने का यूज़ तो करते हैं, बीट नेपाल, श्रीलंका, लेकिन म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते वैसे बेटर नहीं रहे जैसे कि नेपाल के साथ रहे, जैसे कि भूटान के साथ रहे। ऐसा क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इन दो वर्ड्स को, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड लेयर्ड प्रेजेंट, और बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले इस बात को समझते हैं, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है क्या। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं कबोंग डायनेस्टी। इट वाज वंस हैविंग कंट्रोल ओवर लाओस एंड दिस थाईलैंड एरिया, दिस प्रेजेंट म्यांमार, असम एंड मणिपुर एज वेल। और उसके बाद दिस डायनेस्टी गॉट इनटू वॉर विद ब्रिटिशर्स, और तब क्या हुए? एंग्लो बर्मा वॉर 1, 2, 3। और इसमें हमने देखा कि ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल ओवर दिस एरिया, और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया तो जाहिर सी बात है वही ब्रिटिश एम्पायर जो इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा था, अब वो इस एरिया को भी कंट्रोल करने लगा। और ऐसे में ब्रिटेन मेड बर्मा अ प्रोविंस ऑफ इंडिया, प्रोविंस ऑफ इंडिया। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ब्रिटिशर्स के तो बहुत सारे प्रोविंस है, जैसे हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया, और इंडिया आज़ाद होने के बाद ये सब प्रोविंसेस को यूनिफाई किया गया, तो फिर बर्मा एक अलग से नेशन कैसे बना म्यांमार? ये फिर क्यों इंडिया का पार्ट नहीं है? तभी तो मैंने कहा कि हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, जरा समझते हैं इसको। कैपिटल रंगून रखी गई, वही रंगून, उसको बाद में यंगून भी कहा गया, वही रंगून जहां पर बहादुर शाह जफर को भेजा गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, वहीं पर उनकी कब्र है, लास्ट मुगल। अब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल तो कर लिया, और यहां पर आपने इस एग्जाम्पल को भी देखा, लेकिन ब्रिटिशर्स म्यांमार को क्यों लेना चाह रहे थे? इसके पीछे दो रीजन मैं देखता हूं। एक तो है राइस और एक है चाइना। आप कहेंगे सर बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है ये तो, चावल और चाइना। देखिए मुद्दा ये है कि इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने देखा कि स्वेज कैनाल बनकर तैयार हो चुकी थी। स्वेज कैनाल वो एक रूट जो कि अब कनेक्ट कर रहा था मेडिटेरियन सी को रेड सी से। इसका काम स्टार्ट हो गया था 1859 में, और 10 सालों में 1869 में इट वाज रेडी। और आप सोचेंगे तो इसका लिंक क्या है ये म्यांमार से? लिंक ये है कि इसका लिंक है ट्रेड से, क्योंकि यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे आप समझ लीजिए कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन को अगर पहले व्यापार करना पड़ रहा था इस एरिया से, साउथ एशिया से, इंडिया से और इधर साउथ ईस्ट एशिया से, तो ऐसे में उनको पूरा अफ्रीका को कवर करके आना पड़ रहा था। स्वेज कैनाल के बनने की वजह से दे वर एबल टू सेव 8,900 किलोमीटर ट्रेवल। डोंट यू थिंक इट वाज अ मैसिव चेंज? अब वो सीधा मेडिटेरियन सी के थ्रू रेड सी से कनेक्ट करते हुए यहां से आराम से कर सकते थे। और स्वेज कैनाल बनाने वाली जो कंपनी थी उसमें इन्वेस्टमेंट था ब्रिटेन का और फ्रेंच का।
ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, आई थिंक अब आपको कनेक्ट हो गया होगा क्यों उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि कितना समय, कितना पैसा वो बचा सकते थे, कितना ट्रेड वो बढ़ा सकते थे। और ऐसे में उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया राइस फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस हुआ बर्मीज, और साथ में वो बर्मा को यूज करना चाहते थे एज अ बैकडोर इनटू चाइना। चाइना के साथ व्यापार करने के लिए ये लोकेशन चाइना से बड़ा अच्छे से कनेक्टेड है, इसका यूज करना चाहते थे। यही तो जियोपॉलिटिक्स है। अब बात ये हुई कि जैसे ब्रिटिशर्स वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया और अपनी पॉलिसीज में फोर्स किया वहां के कल्टीवेटर्स को दैट यू शुड एक्चुअली कल्टीवेट मोर राइसेस, मोर एरियाज। तो ऐसे में उन कल्टीवेटर्स को, पुअर फार्मर्स को जरूरत पड़ी पैसे की। अब पैसा कौन देगा? पैसा देने के लिए ब्रिटिशर्स लेकर गए थे, मींस ब्रिटिशर्स कुछ इंडियंस को लेकर गए थे टू बी पार्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दे ऑल्सो एक्चुअली गिव एक्सेस टू मेनी इंडियन ट्रेडर्स सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश देयर बेसेस देयर। यानी कि कुछ भारतीय भी वहां पर पहुंचे अपना अपना व्यापार करने के लिए। तो ऐसे में जो बर्मीज थे वो पैसा उधार लेने के लिए डिपेंड हो गए इंडियन मनी लेंडर्स पे, जिनको कहा जाता था चैतियार्स, और चैतियार्स उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर ये पैसा देते थे। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर पहला आपको लिंक मिला इस कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री में, जहाँ पर आपको पता लगा कि बर्मीज पीपल वर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड बाय इंडियन मनी लेंडर्स। ओके, अब वो पैसा वापस दे नहीं पा रहे थे, और पैसा नहीं वापस दे पा रहा था अगर गरीब किसान, तो होता क्या है उसके साथ, उसकी ज़मीन को हथिया लिया जाता है। और ज़मीन कौन ले रहा था? नाउ दिस इंडियन मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर दिस लैंड। तो जाहिर सी बात है अब लोगों में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनने लगी थी, एंड नाउ फॉर देम इंडियंस वर एक्चुअली कोलैबोरेटर्स ऑफ हुम? ब्रिटिशर्स। यानी कि ये जो कॉलोनाइजर्स हैं ब्रिटिशर्स, इनके कोलैबोरेटर्स हैं, इनके सहयोगी हैं ये इंडियंस। ऐसी भावनाएं बनने लगी थी इन अमंग दीज बर्मीज पीपल। तो अब ऐसे में व्यापार तो बढ़ा, तो बर्मीज इकोनॉमी तो इंप्रूव हुई, लेकिन इस इकोनॉमी, इस ट्रेड का फायदा किसको हुआ? इसका फायदा हुआ किसको? ब्रिटिशर्स को हुआ, जो ब्रिटिश फर्म्स, कंपनीज वहां पर आई थी। एंग्लो बर्मीज को हुआ, वो यूरोपियंस जिन्होंने ठान लिया था कि चलो अब बर्मा में रहेंगे, व्यापार तो कर ही रहे हैं, वो वहीं के बनकर रह गए। और तीसरा हुआ माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो यानी कि जो वेल्थ और पावर बढ़ रही थी, उसका फायदा जो वहां के अपने इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उसको नहीं हो रहा था, उसको तो शोषण ही हो रहा था। अब इसके बाद दो एंगल और बनते हैं, एक तो आता है जॉब और एक आता है बिजनेस। जॉब में भी देखा गया कि इंडियंस वर एक्चुअली होल्डिंग द प्रोमिनेंट पोजीशंस इन ब्रिटिश सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मिलिट्री। तो वहां पर अगर प्रशासन में भी यही है और मिलिट्री में भी यही है, तो जाहिर सी बात है बर्मीज को तो लगेगा कि हम अपनी ही जगह में बेगाने हो गए। और अगर व्यापार की बात करें तो इंडियंस और चाइनीज दोनों अपना अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। तो ऐसे में एक रिसेंटमेंट की फीलिंग बर्मीज पीपल में आ गई, और जब ये रिसेंटमेंट बढ़ जाती है तो क्या होता है? विरोध होता है, क्रांति आती है। और अब क्रांति अगर सही समय को ढूंढ ले, यानी कि सक्सेस पाने के लिए कई समय का भी इंतजार करना पड़ता है ना, तो ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो समय आया जब ब्रिटिशर्स खुद अपने स्टैंड पर वीक दिखे, क्योंकि दे वर फाइटिंग ऑन मैनी फ्रंट्स। तो ऐसे में रंगून यूनिवर्सिटी में एक यंग स्टूडेंट था, आंग सान, जो कि फादर हैं आंग सान सूकी के, जो कि फेमस प्रो डेमोक्रेसी लीडर हैं म्यांमार की। तो ऐसे में आंग सान ने रिजॉल्व किया कि ये वो समय है कि जब हमें ब्रिटिशर्स से अपने आप को आज़ाद कराना है। तो आंग सान ने वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश करी, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हाथ मिला लूँ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, वो मुझे हथियार सप्लाई करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और मैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर एक मूवमेंट खड़ी करूँगा, ब्रिटिशर्स को भगाएंगे और आज़ाद मुल्क बनाएंगे। लेकिन जब तक वो रीच आउट कर पाते इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को और वहाँ से हेल्प मिल पाती, आंग सान के पास सपोर्ट आ जाता है जापान से। जापानीज़ कहते हैं कि देखो चाइना से तुम्हें क्या मिलेगा, चाइना से उतना नहीं मिलेगा जितना हम दे सकते हैं। हम तुम्हें पैसा भी देंगे, हम तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे, हम तुम्हें हथियार देंगे, और
तुम्हारे जो दुश्मन हैं ब्रिटिशर्स, इनको यहाँ से भगाएंगे भी। तो आंग सांग ने कहा यार ये तो भगाने में साथ देने के लिए भी तैयार हैं, तो चलो इनके साथ हाथ मिला लेते हैं। और वही उन्होंने किया। और लेकिन ये एक तरीके से पासा उल्टा पड़ गया। कैसे उल्टा पड़ गया? जापान खुद एक एक्सपेंशनरी पावर था, तो जापान का इन्वेजन हो जाता है म्यांमार में और ब्रिटिशर्स तो बैकफुट पे आ जाते हैं। लेकिन अब आंग सान को लगता है, बर्मीज पीपल को लगता है ये तो वो वाली बात हो गई कि यहाँ से एक कॉलोनियल पावर को भगाया था और यहाँ पर दूसरे आकर बैठ गए। तो आंग सान ने कहा अब समय वेस्ट नहीं करना। जापानीज जो हैं दे वर एक्चुअली चेंजिंग द होल सिस्टम, और वो अपनी एट्रोसिटीज़ के लिए फेमस माने गए, चाहे वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना हो, चाहे वो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो। तो ऐसे में आंग सान को लगा ये सही समय कि इस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना जापानीज़ को, चलो ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लेते हैं और जापानीज़ को पीछे कर देते हैं। तो जैसे ही वो ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्ट ले रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने अपने आप को वहाँ पर एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। और यही वो टाइम था कि जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 में भी बैकफुट पे चल ही रहा था, हारने वाला ही था। तो फाइनली अब म्यांमार यानी कि बर्मा, क्योंकि म्यांमार नाम तो बाद में आया, बर्मा का अब भविष्य बदलने वाला था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा हुआ है यहाँ पर इनकी आज़ादी की लड़ाई, और वो सही समय। फाइनली 1942 में जापान से आज़ाद हुए और 1947 में ब्रिटेन से आज़ाद हुए। तो आज़ाद तो हो गए, लेकिन ब्रिटिशर्स जाते जाते कुछ लड़ाई के बीज बो गए। वो कैसे? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था तो आपको पता है जो एथनिक बर्मीज थे तो वहाँ पर उन्हें प्रोमिनेंस नहीं मिली, तो पहली अंदर रिसेंटमेंट थी। और साथ में ब्रिटिशर्स ने जो डिवीज़न किया था, मीन्स इधर ब्रिटिश इंडिया और इधर बर्मा का, वो इस तरीके से किया कि बॉर्डर एरियाज़ में कुछ एथनिसिटीज़ ऐसी थी जो मेजॉरिटी में थी अपने एरिया में, लेकिन उनको बांट के अब दोनों साइड माइनॉरिटी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल चिन्स, मीज़ोज, नागाज, तो वो अपने एरिया में प्रभुत्व रखते थे और मेजॉरिटी थी, लेकिन अगर आपने उनको बांट दिया तो कुछ लोग तो चले गए ब्रिटिश इंडिया में और कुछ लोग कहाँ चले गए? म्यांमार में, तो वो माइनॉरिटी हो गए। अब यहीं से रूट कॉज हैं किसके? इंसर्जेंसी इशू इन नॉर्थ ईस्ट व्हाट वी सी। क्योंकि कितने सारे इंसर्जेंट्स ये कहते हैं कि ये बाउंड्रीज तो ये कॉलोनियल पावर बना कर गई थी ब्रिटिशर्स, हम तो मानते ही नहीं इसको। और इस वजह से कहते हैं कि भाई हमें तो आज़ाद मुल्क चाहिए जिसमें इंडिया का जो पार्ट है ये भी आएगा और म्यांमार का पार्ट भी आएगा। तो म्यांमारीज गवर्नमेंट कहती है अच्छा ऐसे ही आ जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट से हाथ मिलाती है और फिर वो जॉइंट ऑपरेशन करते हैं अगेंस्ट दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सनराइज, यू कैन सर्च अबाउट इट। तो अब आपको ये तो पता लगा कि हाँ डिवाइड एंड रूल के बीच यहाँ पर बोगर चलेगा जैसे कि इंडिया में था। अब एक बार टाइमलाइन से समझते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आंग सान को मौका नहीं मिला आज़ाद म्यांमार को लीड करने का। जैसे ही वो मौका आने वाला था, कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो लग गए थे, लेकिन तभी ही वॉज गन डाउन, उनको मार दिया गया। एक उनके कॉलेज के ही फ्रेंड थे ऊ नु, देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर 10 साल राज करा तो सही, लेकिन ये बड़ा ही फेलियर साबित हुआ। फेलियर 2 कारणों से, एक तो लोकतंत्र टिक नहीं पाया और लोकतंत्र अपने जो वादे थे कि भाई जो ब्रिटिश टाइम में एट्रोसिटीज़ चल रही थी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, पॉवर्टी थी, उनको रिजॉल्व करेंगे, उनको रिजॉल्व भी नहीं कर पाए। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर कमज़ोर संविधान होता है, कमज़ोर सिस्टम होता है, वहाँ पर फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अगर सिविल वॉर है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लॉ एंड ऑर्डर को स्टेब्लिश करने के लिए एक मजबूत फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो मजबूत फोर्स कौन बनेगी? वो बनेगी मिलिट्री। तो इसी वजह से मिलिट्री ने टुक ओवर कर लिया और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी। सो दे रिमूव्ड कम्युनिस्ट फ्रॉम बर्मा, फोर्स्ड माइनॉरिटी स्टेट्स टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि हम बात करें चिन स्टेट की, रखाइन स्टेट की, जो माइनॉरिटीज थे उनको प्रॉमिस किया गया था कि देखिए आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी, आपको स्वतंत्र शासन करने का अधिकार दिया जाएगा जिससे विकास पर काम करें। वो तो दिया ही नहीं, और साथ में द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज कम्युनिकेटेड, इसको मानना पड़ेगा, नहीं तो आर्मी आएगी और कॉन्फ्लिक्ट में आप एंगेज हो जाएंगे आर्मी के साथ। तो फाइनली ये चल रहा था। अब रीजंस क्या थे इस डेमोक्रेसी के फेलियर के? सबसे पहला पार्ट, कम्युनिस्ट फैक्शन जो है वो खुश नहीं था इस गवर्नमेंट की फॉर्म से।
दूसरा, खुद एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मल्टीपल एथनिसिटीज वर देयर, लेकिन हर कोई अपने अधिकार चाहता था, पार्टिसिपेशन चाहता था सरकार में, वो नहीं मिल रहा था। इसके बाद कुमिंटेंग चाइनीज़, वो कुमिंटेंग जो चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी थी, वो चाहती थी कि भाई यहाँ पे कम्युनिस्ट का रोल ना हो, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर अगर कम्युनिस्ट का रोल हो गया तो जो उनका सपना था कि नेशनलिस्ट पार्टी आएगी चाइना में, कम्युनिज्म को नहीं आने देंगे, तो वो फेल हो जाता, तो वो भी इंटरवीन कर रहे थे। और यहाँ पर एथनिक कम्युनिटीज़ यानी कि जो बुद्धिस्ट से उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था माइनॉरिटीज़ के साथ, तो एक सिविल वॉर की कंडीशन वहाँ पर बनी हुई थी। तो ऐसे में अभी आपको बताया ऑटोनॉमी का वादा किया था, वो ऑटोनॉमी नहीं मिली, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट चल रहा था। तो ये कारण थे जिसकी वजह से म्यांमार में डेमोक्रेसी फेल हो रही थी। जब आप इसको जान रहे हैं तो इसको रटिए मत, आप ये सोचिए हाउ ब्लेस्ड वी आर are having a stable constitution, strong constitution, proper check and balances among different power structures of India, right? तभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तभी आप आसानी से ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट? अगर खतरा होता कि कुछ मिसाइल आने वाली है या सिविल वॉर घर के बाहर हो रहा है तो क्या देख पाते? नहीं। सो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, समझिए कि क्या चल रहा है आसपास। नाउ ये हैं वो शख्स उनु जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मिस्टर आंग सान के फ्रेंड। ये दोबारा ताकत में आते हैं, सत्ता में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद जनरल नेविन वो मिलिट्री कू कर देते हैं, इनकी गवर्नमेंट को हटा देते हैं। अब नेविन ने नेशनलाइजेशन कर दिया वहाँ पर। नेशनलाइजेशन का मतलब जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे अब उनको साइडलाइन किया गया, और इसमें कई सारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनके इंटरेस्ट जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। उनको कहा कि आप बाहर चलिए, अब तो जो सरकार है म्यांमार की वही पूरे मार्केट को चलाएगी। ये कहा जाता है कि नेविन जो है आर्मी के जनरल बनने से पहले ही ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड इन बिजनेस, और वो फेल हो गए क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन बिजनेसमैन का बोलबाला था वहाँ की मार्केट में। तो अब इंडियन से एक तरीके से बदला ले लिया यहाँ पर, और इसको उन्होंने कहा कि ये हेल्दी पॉलिटिक्स है, ये म्यांमार के लिए ज़रूरी है। इसके बाद एक मेजर फेलियर जो किया मिलिट्री गवर्नमेंट ने म्यांमार की, वो था डीमोनेटाइजेशन। कर तो दिया लेकिन बैकअप नहीं था, प्लान प्रॉपर नहीं था। इस वजह से जो लोगों की सेविंग्स थी वो बर्बाद हो गई। बर्मा को लीस्ट डेवलप्ड नेशन का स्टेटस तो मिल गया कि चलो कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी कि अब हमें चाहिए डेमोक्रेसी। और ऐसे में जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसने उन पर ऑपरेशन किया और करीब 3000 लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो ये वहाँ पर चल रहा था। कितने सारे लीडर्स दे फ्लेड टू अदर कंट्रीज़, इंडिया में भी आए और इंडिया ने उनको पनाह भी दी कुछ लीडर्स को। अब देखिए समय था 1989। म्यांमारीज की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसने सत्ता को अपने हाथ से नहीं जाने दिया और नाम चेंज कर दिया बर्मा से म्यांमार। इसके बाद आंग सान सू की जो कि स्ट्रगल कर रही थी कि किसी तरीके से डेमोक्रेसी वहाँ पर आए, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और ये जो नोबेल पुरस्कार है ये केवल आंग सान सू की का पुरस्कार नहीं था। इस पुरस्कार की वजह से म्यांमार का इशू वर्ल्ड न्यूज़ में पॉपुलर हो गया, और जैसे ही वो पॉपुलर हुआ तो कई सारे नेशंस कॉन्शियस हो गए कि येस वी नीड टू डू समथिंग टू हैव डेमोक्रेसी इन दिस एरिया। 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, और इसके बाद फाइनली जैसे ही मैंने कहा आपको कि अब माहौल बनना स्टार्ट हो गया था कि भाई म्यांमार में डेमोक्रेसी लानी है। तो फिर कैसे मिलिट्री गवर्नमेंट ने रास्ता दिया डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर जो वेस्टर्न पावर्स थे यूके, यूएस, इन्होंने लगाने स्टार्ट कर दिए सैंक्शंस अगेंस्ट म्यांमार। और अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे और आपकी सरकार को फिर रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, और अगर आप लोगों के व्यापार को सुरक्षित नहीं कर पाओगे तो लोग सड़क पे आएंगे, फिर उन्हें कब तक आप मारोगे, कब तक दबाओगे, राइट? तो फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है हम डेमोक्रेसी को रास्ता देते हैं, नहीं तो दुनिया भर के जो पावरफुल देश हैं वो तो हमारे खिलाफ खड़े ही हैं। तो वन, डेमोक्रेसी ड्यू टू दिस सैंक्शंस, एंड सेकेंड यहाँ पर ओपन करी गई उनकी इकोनॉमी। और वो क्यों की गई? क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी और वेस्टर्न नेशंस ने कहा एक ही तरीका इस पॉवर्टी को हटाने का, अपनी इकोनॉमी को ओपन करिए, बाहर की कंपनीज़ को वहाँ आने दीजिए और यहाँ से आप जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप व्यापार को बढ़ा पाएंगे। अब बात आती है फरवरी 21 की, और वहाँ पर हो जाता है मिलिट्री कू। और ऐसे टाइम पर जब इलेक्शन हो चुके हैं, आंग सान सू की जो पार्टी है वो मेजॉरिटी ला चुकी है, इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी
क्यों हुआ मिलिट्री कू? इसका रीज़न बताया जाता है क्योंकि आर्मी का मानना था कि ये इलेक्शंस में फ्रॉड हुए हैं। उनका कहना था कि ये जो इलेक्शंस हैं फ्रॉड हुए हैं। 8.6 मिलियन जो हैं वो इरेगुलर वोटर्स थे। तो ऐसे में उन्होंने क्या करा, इट वाज एक्सपेक्टेड कि जितनी मेजॉरिटी आंग सान सूकी को मिली है तो शायद वो संविधान में बदलाव ना कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना कर दें। आप सोचेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने से ये डिफेंस फोर्सेस को क्या प्रॉब्लम है, मिलिट्री को क्या प्रॉब्लम है, उसका रीज़न है ये। और यहाँ से आपको पता लगेगा कि क्यों इतना आसान है म्यांमार में मिलिट्री कू करना। देखिए, म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 25% जो सीट है उनकी पार्लियामेंट की, उस पे जो लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो इलेक्शन से नहीं आते। वो कहाँ से आते हैं? डिफेंस सर्विसेज कमांडर इन चीफ, ये उनको अपॉइंट करते हैं। यानी कि जो इलेक्शन होता है वो 75% एमपीज के लिए होता है। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, इंडिया में तो ऐसा कोई डिफेंस फोर्सेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वी बिलीव इन सिविलियन गवर्नमेंट। आर डिफेंस फोर्सेस आर देयर फॉर सिक्योरिटी, दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स सिविलियन गवर्नमेंट। जो सरकार चुनी गई है उसके प्रति उनकी जवाबदेही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों? ये कहा जाता है कि उनके पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो मिलिट्री ने कहा कि देखिए आप हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर ज़रूर रखिए। कारण है कि म्यांमार में बहुत ज़्यादा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को सप्रेस करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मिलिट्री हमेशा म्यांमार में रिलेवेंट रहेगी जब तक ये प्रॉब्लम रूट आउट नहीं हो जाती। तो इस वजह से उनको रिलेवेंट बना दिया। लेकिन इसी रिलेवेंस के चक्कर में हम देखते हैं कि बार बार मिलिट्री जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करती है म्यांमार में, राइट। तो अब आपको पता लगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप एक प्रोविज़न इधर से उधर कर दें तो देश के कितने सारे लोगों को जान गंवानी पड़ती है, सिविल वॉर में जाना पड़ता है, डेमोक्रेसी को हटा दिया जाता है, राइट। So they had this majority, but finally this majority was of no use. She was put into house arrest. Internet was shut down. Many TV channels were closed. So this was going on. अब why democracy is not successful in Myanmar? अब देखिए कारण, अब इस पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है था मिंट, जो कि यूएन में ऑफिशियल भी रहे और हिस्टोरियन भी। उनका ये कहना है कि आप ये मत सोचिए कि अगर डेमोक्रेसी वहाँ पर आ गई तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। उनका कहना है कि एक्चुअली थ्रेट इज़ नॉट रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप। असली खतरा ये नहीं है कि डिक्टेटरशिप दोबारा ना आ जाए मिलिट्री का, असली खतरा ये है कहीं इलिबरल डेमोक्रेसी ना आ जाए। और ये बड़ा ही डीप इंसाइट उन्होंने दी। इलिबरल डेमोक्रेसी क्यों? उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी एज एन आइडिया का मतलब है कि भाई इक्वालिटी होगी, सब जो भी नागरिक हैं सबका स्टेक होगा सरकार में, सरकार की जवाबदेही रहेगी। लेकिन थान मिंट का कहना है अगर आप म्यांमार के डेमोक्रेसी वाले पीरियड को भी उठाकर देखें तो मुझे बताइए, क्या आंग सान सूकी की पार्टी ने कभी रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर होता है, क्या उस पर कभी स्टैंड लिया? क्या जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने में क्या वो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ सक्सेसफुल हुई लोकतंत्र के दौरान? नहीं हुई। तो यानी कि डेमोक्रेसी का भी फेलियर वहाँ पर रहा है। तो डेमोक्रेसी एक मॉडल है, लेकिन उस डेमोक्रेसी का सक्सेस बात पर डिपेंड करता है कि वो सोल्यूशन दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो मुद्दा केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नहीं है, मुद्दा उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो म्यांमार में है। आई थिंक यू विल एग्री टू हिज पॉइंट। सो ही सेज डेमोक्रेसी आई लेकिन करा क्या? नॉट एबल टू सॉल्व द क्राइसिस। इनका कहना है कि हुआ क्या वहां पर कि दे वर नॉट एबल टू टैकल, मीन्स गवर्नेंस वॉज वीक, स्ट्रेटजीज वर वीक। और साथ में एक चाइना है, चाइना का इन्फ्लुएंस है वहां पर, मीन्स कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी वर्सेस मिलिट्री रूल चलता है। तो चाइना वहां पर इसलिए इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, बॉर्डर तो है ही, और साथ में स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, इंडिया को घेर सकता है। उधर नॉर्थ ईस्ट में ऊपर से क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को, और इधर जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वाला एरिया है, यहाँ पर अगर वो उसने अपनी पैठ बना ली तो जाहिर सी बात है इंडिया के सिक्योरिटी इशूज़ के लिए, राइट। तो ऐसा क्यों किया जाता है जियोपॉलिटिक्स में? क्योंकि देखिए लोकेशन मैटर्स। अगर वो घेरने में सक्सेसफुल होता है तो वो अब उसकी बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से इंडिया को बड़ा स्ट्रैटेजिकली लेकर चलना पड़ता है म्यांमार रिलेशंस को। कई लोग कहते हैं कि देखिए म्यांमार में आर्मी रूल है और इंडियन गवर्नमेंट ने म्यांमारीज आर्मी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही आज के टाइम में। लेकिन आप ये देखिए ना कि हमें अपने इंटरेस्ट को भी देखना है। इंसर्जेंसी का जब इशू होता है तो म्यांमारीज आर्मी के साथ हम कोलैब करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, जॉइंट ऑपरेशन करते हैं।
और अगर हम क्रिटिसाइज करने लगे और उन्होंने हाथ मिला लिया चाइना से, तो मुझे बताइए हमारे लिए सिक्योरिटी इशू है कि नहीं है? ये डोर है आसियान की, ये क्लोज भी तो हो सकती है, या मतलब क्लोज इन द सेंस चाइना के लिए ज़्यादा ही ओपन हो सकती है। सीधा मैं क्लोज पर एग्री नहीं होऊंगा, क्योंकि म्यांमार खुद भी अपने एक्सपोर्ट के लिए इंडियन मार्केट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फिलहाल। नाउ काम बुद्धिस्ट नेशन है, लेकिन हमने देखा है पॉवर्टी एंड आइडियोलॉजिकल क्राइसिस वहाँ पर रहा है, इंटरफेरेंस रहा है डिफेंस का गवर्नमेंट में, ये तो हमने अभी बात की ही है, वीक गवर्नेंस रही है, इलेक्शन जो है वो रेगुलर नहीं होते। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से वहाँ पर फेलियर हुआ। अब इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव कर गई? देखिए, हमारे यहाँ पर जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो सिक्योरिटी के लिए हैं, राइट? वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, चेक एंड बैलेंस बना हुआ है, ह्यूमन राइट्स हैं और राइट टू प्रोटेस्ट है आपके पास आर्टिकल 19 के तहत। इलेक्शन हमारे यहाँ रेगुलर होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है उसको इंडिपेंडेंस दी गई है। तो ये कुछ कारण है जिस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया और म्यांमार का, राइट? अब चलिए सेकंड वर्ड को जानते हैं, लेयर्ड प्रेजेंट, और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। अब प्रेजेंट मैं शब्द तो यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं समझाना चाहूंगा थोड़ा सा पीछे जाके। जैसे जब आजाद हुआ बर्मा, तो उसके बाद इंडिया एंड बर्मा वर क्लोज एलाइज विद, इन केस ऑफ नैम नॉन लाइन मूवमेंट, जब इंडिया लीड कर रहा था तो बर्मा वाज आवर एलाय। लेकिन उसके बाद जैसे 1962 आया, इंडो चाइना वॉर, तो वहां पे बर्मा साइलेंट रहा। तो इसके बाद एक इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया जाता है कि इंडिया एंड बर्मा के जो रिलेशन हैं वो एक तरीके से स्टैग्नेंट हो गए, लेकिन स्टैग्नेंट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ कोर्डियलिटी। आसान भाषा में सीधी बात मतलब ये है कि हमने उसके बाद ज़्यादा कुछ करीबियाँ बढ़ाई नहीं, ना उन्होंने बढ़ाई, तो ना तो दुश्मनी थी और ना दोस्ती थी। एक ऐसा दौर भी आया हमारे रिश्तों में। उसके बाद जब हम इस वाले पीरियड को देखते हैं, जब कांग्रेस के ये पीएम्स हमारे यहाँ पर रहे, मिस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, तो इनके फेज में हमने देखा कि इंडिया ने आइडलिस्ट स्टैंड अपनाया विद रेस्पेक्ट टू म्यांमार। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने कहा कि देखिए म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट, ये तो ग्लोबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर हमला है। तो यानी कि ये ऑफिशियली स्टैंड ले रहे थे अगेंस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। दे वर सपोर्टिंग ह्यूमन राइट्स, एज सपोर्टिंग ह्यूमन राइट्स इज फाइन, but taking stand against military government. So it was actually huge, means it was uploaded across the world कि देखिए स्टैंड ले रहा है इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव साहब ने तो जो वहाँ से कुछ एक्टिविस्ट जब इंडिया में आए, तो हमने उनको सेफ हेवन भी दिया, ठीक है, उनको जगह दी। तो ऐसे में आइडलिज्म वाला फेज रहा, हमने क्रिटिसाइज किया डिक्टेटरशिप को। लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ हमारे रिलेशंस में एक बदलाव आया जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और उस टाइम पर यह कहा जाता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे मिस्टर जसवंत सिंह, ही कैन बी कंसिडर्ड एज, यू कैन से, आर्किटेक्ट ऑफ रियलिज्म। आर्किटेक्ट ऑफ रियलिज्म क्यों? पहले आइडियलिज्म था, आइडियलिज्म में बात होती है कैसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। रियलिज्म में बात होती है ऐसा है और हमारी जो ज़रूरत है हमें उसको देखना है। तो ऐसे में क्या की पिलर्स बने, क्या लेयर्स बनी इंडिया म्यांमार रिलेशंस की? तो जसवंत सिंह जी ने कहा सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंसर्जेंसी को हैंडल करना, नॉर्थ ईस्ट, ये सेसेशन मूवमेंट को। म्यांमार का हमें सपोर्ट चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सिविलियन हो, चाहे गवर्नमेंट वहाँ पर मिलिट्री हो, हमारे अपने इंटरेस्ट के लिए जो भी वहाँ पर लीड कर रहा है, हमें उसके साथ संबंधों को अच्छा करना पड़ेगा। दूसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी। अब जब वहाँ पर सिविल वॉर है तो कितने सारे लोग इन्फ्लक्स होंगे, मीन्स रिफ्यूजी की तरह इंडिया में आएंगे। तो वहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ में अगर रिफ्यूजी ज़्यादा हो गए तो हमारी जो अपनी पॉपुलेशन वहाँ पर है, जो सिटीजन्स वहाँ पर हैं, वो इसको इशू समझेंगे, इशू होगा, क्लैशेस होंगे इंडिया में। तो यानी कि इसमें भी हमें साथ चाहिए, जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट है, हम उनसे कहें कि भाई देखिए आपका सिविल वॉर हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको ज़रा मैनेज करिए। पोटेंशियल फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ये भी उन्होंने पहचाना। ऑल्दो ये जो पॉलिसी है लुक ईस्ट की, ये पीवी नरसिम्हा राव साहब ने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब इन्होंने ये कहा कि हमें इतनी प्रायोरिटी रखनी है इस साउथ ईस्ट एशिया के लिए, तो चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट है लेकिन उसके साथ भी हम कोलैबोरेट करेंगे, एक बैलेंस बनाकर चलेंगे एटलीस्ट। और प्रेजेंट में हमने देखा कि एक्ट ईस्ट 2014 के बाद इस पर एक मेजर पुश किया गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा चेन। तो हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री से, और फिर हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को फाइन ट्यून किया लेयर्ड प्रेजेंट पे। सो प्लीज कीप इन माइंड दीज की पॉइंट्स। तो म्यांमार वंस वाज अ होप फॉर डेमोक्रेसी, नाउ स्टडीज आर बीइंग कंडक्टेड कि ये एक्चुअली डेमोक्रेसी फेल क्यों हो रही है।
तो आपके क्या विचार हैं म्यांमार को लेकर, शेयर कीजिएगा कमेंट में। अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन शूट मी अ मैसेज ऑन shashank.powerbeing, दैट इज़ माई पर्सनल इंस्टा हैंडल। इसके अलावा ये जो PDF है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।